देखिए जी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि परमुटेशन और इन दोनों का मतलब क्या है। परमुटेशन को हम लोग हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़े। तो परमुटेशन का मतलब ही है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब ही है सिलेक्शन। अगर आपको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो परमुटेशन है और आपको अगर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अगेन हमारे पास 2 अलग-अलग सिचुएशंस हैं। नंबर 1 हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ एक के बाद एक के बाद एक चीज़ हो रही हो। जैसे हम लोगों ने बात की कि आप जम्मू से चंडीगढ़ 3 डिफरेंट वेज़ में जा सकते हैं। चंडीगढ़ टू दिल्ली आप 2 डिफरेंट वेज़ में जा सकते हैं एंड फर्दर अगर आपको जम्मू टू दिल्ली जाना हो वाया चंडीगढ़ तो आपके नंबर ऑफ वेज़ जो होंगे वो 3 क्रॉस 2 6 हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक के बाद एक चीज़ होने की संभावना है, ठीक है? मतलब हमें इन सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक। पहले ये चीज़ हुई, जम्मू से चंडीगढ़ गए एंड देन चंडीगढ़ से दिल्ली गए। तो जम्मू से चंडीगढ़ जाने के लिए 3 तरीके, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए 2 तरीके। मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ, आप रोज़ सुबह अपने-अपने काम के लिए रेडी होते हो। किसी ने ऑफ़िस जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने इंस्टीट्यूट जाना है, किसी ने और कुछ करना है। तो हर बंदा देखता है कि यार मेरे पास आज मैं किस तरह से तैयार हूँ, किस तरह से रेडी हूँ। तो एक बंदा है, उसके पास 5 पैंट्स हैं, 4 शर्ट्स हैं एंड 3 शूज़ हैं, 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो वो किसी भी दिन उसके पास 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 60 चॉइसेस हैं टू गेट रेडी फॉर हिज वर्क। तो यहाँ पर भी उसके पास 5 चॉइसेस हैं पैंट्स के लिए, देन 4 चॉइसेस हैं शर्ट्स के लिए एंड देन 3 चॉइसेस हैं शूज़ के लिए। सो ही कैन गेट रेडी इन 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 वेज़। या हम इसको ऐसे बोलते हैं कि एक बंदा है, वो शॉपिंग करने गया अपनी सिस्टर के लिए या अपनी मदर के लिए। उसने एक सूट खरीदना था और एक शॉल खरीदना था। तो शॉपकीपर को ने उसको उसके बजट के हिसाब से 10 सूट्स दिखा दिए एंड उसके बजट के हिसाब से 6 शॉल्स दिखा दिए। अब ही कैन बाय एनी ऑफ 1 सूट आउट ऑफ 10, एनी ऑफ 1 शॉल फ्रॉम 6 शॉल्स। तो वो कितने तरीकों से शॉपिंग कर सकता है? 10 क्रॉस 6 यानी 60 डिफरेंट वेज से वो अपनी मदर या सिस्टर के लिए शॉपिंग कर सकता है। सो दिस इज द थिंग जो एक के बाद एक हो रही है, जिसको हम इन सक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, राइट? देन इसी के साथ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में हमारे पास चॉइस आ जाती है, यानी एक ही चीज के लिए इंसान के पास दो
या 3 अलग-अलग चॉइसेस होती हैं, वो उसके हिसाब से उस पे बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अभी यही बच्चा है, एक और दोस्त है, उसको भी लगा कि यार ये अपनी मम्मी या सिस्टर के लिए शॉपिंग कर रहा है, मुझे भी करनी चाहिए। तो वो कहता है कि यार मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, या तो मैं सूट खरीद सकता हूँ या फिर मैं शॉल खरीद सकता हूँ। मैं दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब इसके पास चॉइस इसके पास था, इसके लिए कंपल्शन था कि वन आफ्टर द अदर उसको सूट भी खरीदना है और शॉल भी खरीदना है। व्हेयरएज़ इसके पास कंपल्शन है कि ये इनमें से कोई एक ही चीज़ खरीद सकता है, यानी इसके पास चॉइस बन जाएगी। In that way, in how many ways he can do the shopping? He could do the shopping in 60 ways, 60 तरीकों से, whereas he can do the shopping in 10 plus 6 ways. मतलब इसके पास 16 चॉइसेस बनेगी, उन 16 चॉइसेस में से ये कुछ भी खरीद सकता है। तो हम लोग जनरली ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, जहां कहीं पर हमारी सिचुएशंस में एंड यूज हो रहा है, हम वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, और जहां कहीं पर और यूज हो रहा है, हम वहां पे एडिशन यूज कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारी बात आती है परमुटेशन के ऊपर, ठीक है? तो हम लोगों ने परमुटेशन हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे अरेंजमेंट्स हों। जहाँ कहीं पर हम लोग अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग परमुटेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका नोटेशन देखें। ठीक? नोटेशन क्या है? NPR, that is equals to n factorial upon n minus r factorial. ठीक है? इट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और इस केस में हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। तो नोटेशन मतलब आपको कभी भी n लोगों में से अगर r लोगों की अरेंजमेंट करनी है, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज करेंगे। अब डिफरेंट इसमें हमारे पास केसेस हैं। केस वन, जब n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r थिंग्स अरेंज करनी हो, तो हमारे पास पॉसिबल वेज आ जाता है NPR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी आपको n लोगों में से या n चीजों में से r चीजों को, एंड द वर्ड इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, लाइक आप लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, यू ऑल आर डिस्टिंक्ट, आप सभी अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। तो उस केस में अगर हमें इसको अरेंज करना होगा, तो इट विल बी NPR। ठीक है? तो केस वन इज दिस, जब हमारे पास n लोगों में से हमें r लोगों को अरेंज करना है। ठीक? अब जब यहां पे बात हो जाती है, तो हमारे पास और डिफरेंट केसेस आते हैं। वो डिफरेंट केसेस क्या हैं? वो डिफरेंट केसेस हैं, जैसे हमें बोलता है कि यहाँ पे तो हमें रिस्ट्रिक्शन थी कि n में से हमने कुछ r लोगों को ही अरेंज करना है, बट अगर n लोगों में से, n डिस्टिंक्ट लोगों में से या n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से n things are to be arranged, all things are to be arranged,
तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, n p n, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज n अप फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, बट 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो माई वैल्यू विल बी ओनली n फैक्टोरियल. सो दिस विल बी द केस. अगर आपको बोला जाए इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ फर्स्ट रो, इट विल बी डन इन 7 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल वेज को आंसर लेके चल सकते हैं. तो ये हमारे पास आ गया जब हमारे पास n में से n लोग लिए जाते हैं. देन अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डिस्टिंक्ट थिंग्स की. हमने दोनों जगह पे जो बात की वो डिस्टिंक्ट थिंग्स की. अगर हम लोग रेपिटेशन की बात करें तो अगर n थिंग्स में से टोटल जो है हमारे पास n थिंग्स में से अगर कुछ चीजें रिपीट हो रही हो, p थिंग्स वन टाइप की, q थिंग्स सेकेंड टाइप की, एंड सो ऑन ऐसा रहे, तो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग लिखते हैं इस केस में n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल. देन ये जो हम लोगों ने अभी तक तीनों केसेस पढ़े, ये जो तीनों केसेस थे ये लीनियर अरेंजमेंट है, दैट मींस दे आर अरेंज्ड इन अ लाइन. लेकिन हमने इसके बाद एक और चीज देखी, अरेंजमेंट हमारे पास लाइन में भी हो सकता है और अरेंजमेंट हमारे पास सर्कल में भी हो सकता है. सो केस 4 इज when we are going for circular arrangement. तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज when n people are arranged in a circle. That is n minus 1 factorial. तो ये हम लोगों ने सीखा था कि दे आर n minus 1 factorial. अभी हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट में भी हम लोगों ने डिफरेंट केसेस देखे थे. एक केस देखा था ये साथ साथ आप नोट करते जाएंगे बिकॉज ये सिर्फ रिवीजन है, तो हमने पढ़ा ऑलरेडी लिया हुआ ये. तो नंबर ऑफ वेज when n people are arranged in a circle it is n minus 1 factorial. वो इसलिए होता है बिकॉज हमने सीखा था कि जब भी कुछ लोग अगर सर्कल में बैठेंगे तो हम किसी एक को फिक्स कर लेते हैं. मतलब हमारे पास कोई भी एक बंदा है, हम इसको एक फिक्स कर देंगे और बाकी के लोगों को हम लोग अरेंज करते हैं. तो अगर हम किसी एक बंदे को अरेंज फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने सी को फिक्स कर दिया, तो बाकी हमारे पास जितने भी लोग बचे, जैसे इस केस में अब 7 लोग बचे, तो दे विल बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज. ये टोटल 8 लोग थे बट हमने एक को फिक्स कर दिया एंड रेस्ट ऑफ द पीपल विल बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज. इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर गार्लैंड बनानी होगी हमें या नेकलेस बनाना होगा हमें, तो उस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं, that is n minus 1 factorial upon 2. हमने सीखा था कि ये n minus 1 factorial upon 2 इसलिए बिकॉज हम जब भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं उसमें दो तरह के अरेंजमेंट्स आते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये A B C D
EFG, और ये सेम अरेंजमेंट है बट इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ABCDEF एंड G। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये दो अरेंजमेंट में से जब भी हमें सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, गार्लैंड बनानी है, तो गार्लैंड बनाने में हमें एक ही अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दूसरा अरेंजमेंट हम सिर्फ उसको इन्वर्ट करके, उल्टा करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई जब गार्लैंड या इसके वाला केस होगा, हम हमेशा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 लेके चलेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन हाउ मेनी वेज 10 flowers can be used for making garland? So it can be used in 10-1 factorial, that is 9 factorial upon 2 ways. So that will be the answer for us. तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली इसको लेके चलेंगे, ठीक है। या फिर कई बार इसी चीज में हमारे पास बात पूछी जाती है, हमारे पास बात पूछी जाती है किसकी, हमारे पास बात पूछी जाती है कि if n people are to be arranged in a circle, so that they must not have same neighbors in any two given arrangement। तो इस केस में भी हम लोग जो बात करते हैं, इसको भी हम लोग n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 वे से ही लेके चलते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि अगर हम लोग देखें, तो मैंने अभी आपसे बात की कि हम लोग जब भी अरेंज करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, हम दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हैं सेम तरह से, यानी हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसको लेके चल सकते हैं। तो जब हमें ये बोलता है कि देयर मस्ट नॉट बी सेम नेबर्स इन एनी टू गिवन अरेंजमेंट, तो इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से कोई एक अरेंजमेंट चाहिए। तो इसलिए हमें आधे अरेंजमेंट चाहिए। टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं n-1 फैक्टोरियल, बट क्योंकि हमें आधे अरेंजमेंट्स ही चाहिए, या तो हम क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ले सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट ले सकते हैं। तो दैट इज व्हाई वी विल टेक इट एज n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, फिर देन वी टॉक्ड अबाउट, अगर हमारे पास, यस इसको आप ध्यान देंगे सभी लोग, हम लोगों ने बात की कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर एक वर्ड में m नंबर ऑफ वॉवल्स और n नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इफ यू सी, तो इसमें 5 वॉवल्स हैं एंड 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। We are having 5 vowels and 3 consonants. अब कंडीशन ये बोलता है कि what is the number of ways in which all vowels come together। अब vowels जब come together है तो इसका मतलब वो सारे vowels को क्या बना के दे रहा है, वो सारे vowels का एक ब्लॉक बना रहा है। vowels इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है A, E, I, O and U, और इसमें consonants कौन से हैं, Q, T and N। तो ये हमारे पास 5 vowels हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में और इसमें 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ये बोलता है कि जब ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, अब ध्यान से समझेंगे, जब ऑल वॉवल्स कम टुगेदर है तो हमारे पांचों वॉवल्स को हम लोग एक ब्लॉक मानेंगे, वी कैन टेक इट एज 1। तो हमारे को उस केस में हम लोग यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं n+1 पीपल, इनको हम n+1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। यानी ये 1, 2, 3 और ये चौथा ब्लॉक इज कंसिडर्ड एज 1 पर्सन। तो ये 4 लोगों को हम लोग 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बट ये जो पांचों लोग हैं, जैसे A, E, I, O, U है,
ये आपस में जैसे मर्जी अरेंज हो, इनका फर्दर अरेंजमेंट इनके आपस के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनटू m फैक्टोरियल। यानी इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो आई विल बी हैविंग 3 प्लस 1। व्हाट आर दोस थ्रीज? वो 3 ये कॉन्सोनेंट्स थे, n कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू जितने भी वॉवल्स होंगे। सो मेरा वैल्यू इस केस में आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। एंड अगर हमारे पास यही बात ये बोलता है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, then we are having m plus 1 factorial into, ठीक है। अब m हमारे पास क्या है? m हमारे पास है यहां पे m was 5 and n was 3। तो इस केस में जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 plus 1 factorial into 3 factorial, that is 6 factorial into 3 factorial। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो आपको यही सेम चीज एक डिफरेंट तरीके से भी पूछी जा सकती है। ये तो हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की बात की, ठीक है, बट सेम चीज को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यहां पे वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में लोग चीजों को क्लासिफाई कर दिया गया, यानी लेटर्स को क्लासिफाई कर दिया गया, बट हमें ऐसा भी बोला जा सकता है द सेम वे। इन हाउ मेनी वेज? फोर बॉयज एंड 3 गर्ल्स can be arranged so that all boys sit together, so that second all girls sit together। अच्छा, कई बार ना ये इसी केस में बात करता है कि the word is all boys do not sit together, मतलब चारों के चारों इकट्ठे ना बैठे। चार में से कोई 3 बैठ सकते हैं, चार में से कोई 2 इकट्ठे बैठ सकते हैं, बट चारों के चारों इकट्ठे ना बैठे। एंड सिमिलरली ये बोलता है ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। एंड इसी तरह से ये बोलता है लेट्स से नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बात तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे ऑल बॉयज सिट टुगेदर जैसे हमने वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स वाला केस किया, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ऑल बॉयज सिट टुगेदर का मतलब है कि वो चारों बॉयज को हमने एक ब्लॉक मान लेना है, ठीक। एंड ये जो गर्ल्स हैं ये सेपरेट आइडेंटिटी होगी। जैसे यहाँ पे हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को लिया, वहां पे हमने सारे वॉवल्स को एक लेके चले, यहाँ पे हम सारे बॉयज को एक लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सब क्वेश्चन जब करना है तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज ही करनी है। कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको बस इतना सा करना है कि गर्ल्स को सेपरेट मानना है, सारे बॉयज को एक मानना है, तो इट विल बी 3 प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। दिस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल इज, हम लोग गर्ल्स प्लस बॉयज का एक ब्लॉक ले रहे हैं तो 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, और वो 4 बॉयज आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर ये बोलता है गर्ल्स के केस में, अब गर्ल्स को हम लोग एक ब्लॉक मानेंगे और बॉयज को सेपरेट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इस केस में number of arrangements is what it is? It is 4 plus 1 factorial into 3 factorial, that is 5 factorial into 3 factorial।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बात आएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ बात आएगी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात तो बन गई जी हमारे पास किसकी, व्हेन वी सेड कि ऑल बॉयज शुड सिट टुगेदर, और हमने बात की ऑल गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, राइट। अब हमें ये पूछता है कि बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, जब सारे के सारे बॉयज इकट्ठे ना बैठे। ठीक, सारे के सारे बॉयज इकट्ठे बैठने का मतलब है ये चारों इकट्ठे ना बैठे, इनमें से कोई 3 कोई 2 इकट्ठे बैठ सकते हैं, बट चारों के चारों इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या करना चाहिए इस केस में कि जब ऐसी बात हो रही हो। यस, टोटल केसेस से माइनस करेंगे, तो यहां पर हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस इन दिस केस, अगर हम टोटल पॉसिबल वेज देखें, टोटल अरेंजमेंट्स देखें, कितने लोग हैं हमारे पास, टोटल लोग हैं 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, सो देयर आर 7 लोग, 7 पीपल, तो इट विल दे विल बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल्स। अब ये बोलता है कि व्हेन ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, जब ये इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इट शुड बी 7 फैक्टोरियल माइनस दिस, जिसमें ऑल बॉयज सिट टुगेदर थे, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सो दिस शुड बी द आंसर इन दैट केस। ठीक है, इज इट फाइन टू एवरीवन, मुझे लगता है ये आप नोट करें सभी लोग। आनंद बाबू, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि भाई यहाँ पे अगर हमें ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर की बात कर रहा होगा तो वी कैन टेक इट एज अगेन 7 फैक्टोरियल माइनस वो अरेंजमेंट्स जिसमें गर्ल्स इकट्ठी थी, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 5th पार्ट है इसमें एक पर्टिकुलरली कंडीशन दी गई है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। जब बात आती है ना नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास गर्ल्स को ना बैठने के लिए देयर आर बॉयज, वो कहते हैं कि जी हम लोग गर्ल्स को इकट्ठे नहीं बैठने देना है, हम बॉयज इकट्ठे बैठ सकते हैं बट दीज गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर। ठीक, द रिस्ट्रिक्शन इज ऑन गर्ल्स, तो जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है ना हम उनके ऑपोजिट वालों को पहले बिठाते हैं इस केस में, राइट। जैसे यहां पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इज ऑन गर्ल्स, सो वी मेक द बॉयज टू सिट फर्स्ट। अब हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज वर 4। ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं ना, ये क्रॉस वो जगहें हैं जहां पर आप इसको ऐसे मान लेते हैं, हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि यार ये जगहें जो हैं ये बॉयज के लिए, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4, एंड ये जो क्रॉस जो बजा है दीज आर द प्लेसेस मेंट फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो ये जो B1 B2 B3 B4 लिखा गया दीज आर द प्लेसेस फॉर बॉयज, वेयर एज जहां पर हमारे पास क्रॉस लगाया गया है ये प्लेसेस जो है वो गर्ल्स के लिए। तो हम बॉयज को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, बॉयज को हम लोग 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 4 बॉयज और हमने इन 4 बॉयज को 4 जगहों पे बिठाना है। ठीक, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इन प्लेसेस की, यहां पर तो यहां पर 5 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, ये जो 5 लोगों के लिए जगह है, सॉरी 5 लोग बैठ नहीं रहे हैं, 5 लोगों के लिए जगह है, देयर आर 5 प्लेसेस लाइक दिस फॉर द गर्ल्स, बट गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स हैं 3। अब नंबर ऑफ प्लेसेस लेफ्ट हैं 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 3। So 3 girls can be seated in 5p3 ways. These 3 girls can be seated in 5p3 ways.
अब हमारे पास देखिए, अब इसमें बात आ गई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। द बॉयज कैन बी सीटेड इन 4 फैक्टोरियल वेज एंड देन गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 5p3 वेज। नहीं, अब आपके पास सिर्फ ये है कि गर्ल्स को इकट्ठा नहीं बैठना है। अब गर्ल्स को जब इकट्ठा नहीं बैठना है तो गर्ल्स को हम कहां बिठा सकते हैं? हम इधर, मतलब बेसिकली गर्ल्स, दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठने चाहिए। इसका मतलब ये है कि दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जहां पे भी हम गर्ल्स को बिठाएंगे वहां पे दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय होना चाहिए। तो वो ऐसे ही बनेगा जब इन और इसके बीच में एक बॉय होगा, या इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में बॉय होगा, या इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में बॉय होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, हमने बॉयज को तो चारों को पहले सेटल डाउन करवाया और हमने कहा कि अब गर्ल्स कैसे नहीं होंगी। अगर हम गर्ल्स को ऐसे ऐसे बिठा दें, दो गर्ल्स को यहाँ बिठा दें, एक को यहाँ बिठा दें, दो गर्ल्स को यहाँ बिठा दें, एक को यहाँ बिठा दें, या एक को यहाँ बिठाएं, दो को ऐसे बिठाएं, तो देयर आर सो मेनी वेज। तो देयर आर 5 प्लेसेस जहां पर हम लोग गर्ल्स को बिठा सकते हैं, और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं इन पांचों जगहों में कहीं पर भी गर्ल्स बैठेंगी तो ये इकट्ठी, दो गर्ल्स कभी भी इकट्ठी नहीं होंगी। तो ये 5 जगहें उनके लिए बन गई हैं। अब वो बैठे जैसे मर्जी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। So these 5 girls can be seated in 5p3 ways. तो total number of ways हमारे पास इस बार क्या आएंगे? That is 4 factorial into 5p3 ways. तो ये हमारे पास इस तरह का आंसर इस पे बन सकता है। अभी ये बात तो हमारे को समझ आ गई थी, ये तो ऐसा हो गया, लेकिन सेम चीज अगेन वर्ड के ऊपर भी यूज की जा सकती है। अगर सपोज हम लोगों ने एक वर्ड पीछे यूज किया इक्वेशन, तो सेम ऐसे भी बोला जा सकता है कि भाई इक्वेशन जो है, आप इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करिए, इस तरह से अरेंज करिए ताकि कोई भी दो वॉवल्स इकट्ठे ना हो, या कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे ना हो। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जनरली जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, वो हमेशा माइनॉरिटीज के ऊपर लगाई जाती है जो थोड़े कम पावरफुल हों। ठीक है। अब इक्वेशन के केस में, अब मैं आपको बताता हूं कि इक्वेशन के केस में इफ यू सी, तो हमने देखा देयर वर 5 वॉवल्स, ठीक है, और 3 कॉन्सोनेंट्स, राइट। अब ये जो कंडीशन है नॉर्मली उन्हीं के ऊपर लगाई जाती है जो कम पावरफुल हो, जो माइनॉरिटीज में हो, जिनकी 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 प्रेजेंस कम हो। अगर सपोज यही चीज में वॉवल्स के ऊपर लगाता इस केस में, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाती, बिकॉज उस केस में मैं कॉन्सोनेंट 1 को, कॉन्सोनेंट 2 को, कॉन्सोनेंट 3 को बिठाता, राइट। पहले इनको बिठाता, अगर मैं वॉवल्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता तो कि ऑल वॉवल्स, टू वॉवल्स शुड नॉट सिट टुगेदर, तो आप देखेंगे वॉवल्स के लिए मेरे पास जगह बची कितनी, 4, और वॉवल्स थे कितने, 5। तो 4 जगहों पे 5 वॉवल्स को तो बिठाया नहीं जा सकता, ये केस तो बन ही नहीं सकता, लड़ाई हो जाएगी उनकी आपस में। तो इसलिए जब भी हमारे पास ये बात रहती है, ये हमेशा माइनॉरिटीज के ऊपर की जाती है। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगी जी हमारे पास इन सब लोगों की डिफरेंट तरह की बातें, राइट। ये जो परमुटेशन होती है ना, परमुटेशन थोड़ी सी ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि परमुटेशन में अरेंजमेंट्स जो हैं वो ज्यादा रहते हैं, सिलेक्शंस कम चीजों की होती हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन में नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमेशा कम रहेंगी। अगर हमें n लोगों में से r लोगों को सिलेक्ट करना होगा तो हमें कम नंबर ऑफ वेज रहेंगे, वेयर जब हमें उन्हें अरेंज करना पड़ेगा तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इट। अब एक तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए एक क्वेश्चन ना हमें इस तरह से भी पूछा जाता है कि find the sum of all possible numbers by using the digits by using all the digits 1 2 3 4
कहता है ये जो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इनको आप हर तरह से so that no digit is repeated, so that no digit is repeated. Again ये जो क्वेश्चन है, हम लोगों को बोला जाता है कि यार ये 4 नंबर्स को आपको अरेंज करना है डेफिनेटली, ठीक है। और इन 4 नंबर्स को जब आप अरेंज करते हैं तो आपको ये पता है कि जब डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने बनेंगे, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल, यानी देयर वुड बी 24 सच नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स बन रहे हैं, ये 24 नंबर्स बन रहे हैं, आपने इन 24 नंबर्स का सम निकालना है। वो सम क्या होगा, ठीक है। एक तरीका तो है कि मैं ये 24 नंबर लाइन वाइज लिखते जाऊं और बाद में उनका सम निकाल लूं, ठीक है, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, जो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें तो चीज मिनिमम पॉसिबल टाइम में करने की कोशिश करनी है ना। तो यहाँ पे इफ यू सी हम क्या करेंगे, अब इस बात को हमने बड़े ध्यान से समझना है। ये बात तो पक्का है कि जब ये ऑल द डिजिट्स आर यूज्ड, ठीक, जब ये सारे के सारे डिजिट्स यूज हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि हमने इन 4 जगहों पे डिजिट्स को प्लेस करना है। हमने इन 4 जगहों पे डिजिट्स को प्लेस करना है, राइट। जब हमने इन 4 जगहों पे डिजिट्स को प्लेस करना है तो क्या होगा, देखें, हाँ, हमारे पास हर एक डिजिट जो है, सपोज ये टोटल कितने नंबर हैं, 24, ठीक है। तो इसमें हमने ना एक ही चीज का ध्यान रखना है, एवरी डिजिट, ये ध्यान से समझना है ये मेरी बात जो बोलने वाला हूं, कि यहां पर एवरी डिजिट will come at every place for total upon number of digits time. टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं, 24, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4, दैट मीन्स एवरी डिजिट विल कम फॉर 6 टाइम्स। अब यहां पे आप समझेंगे ये बात, क्या एक बात पता चल गई, अब इस बात को हम समझेंगे क्या, कि टोटल 24 नंबर बन रहे हैं, राइट। जो 24 नंबर बन रहे हैं उन 24 नंबर में से 1 जो है, 1 को अगर फोकस करें, 6 टाइम यहां आएगा, 6 टाइम्स यहां आएगा, 6 टाइम्स यहां आएगा और 6 टाइम्स यहां आएगा, ठीक। अगर 24 नंबर बन रहे हैं तो वंस प्लेस पे 6 बार 1 आएगा, 6 बार 2 आएगा, 6 बार 3 आएगा और 6 बार 4 आएगा। सिमिलरली 10 प्लेस पे भी ऐसा ही होगा, सिमिलरली वंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे भी ऐसा ही होगा, 1000 प्लेस पे भी ऐसा ही होगा। तो मैंने यही लिखा। अब ये मैंने ये चीज क्यों आपको लिखाई, कि अगर सपोज यहाँ पे 5 डिजिट्स होंगे तो ये 120 नंबर्स बनेंगे, और 120 नंबर्स को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरी डिजिट विल अपीयर फॉर 24 टाइम्स, एवरी डिजिट विल अपीयर फॉर 24 टाइम्स। और अगर 6 डिजिट्स होते तो every digit would appear for 6 factorial upon 6 times, यानी 120 times। तब ये इस तरह से होता। अब हमें यहां पे सम निकालना है, तो हमारा सम क्या होगा, ये बात समझने वाली है। सम ऑफ, ये समझना क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ है प्रीवियस एनडीएस में, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस इज 1 plus 2 plus 3 plus 4, every digit come for 6 times। हर एक डिजिट 6 बार आया, 1 भी 6 बार आया, 2 भी 6 बार आया, 3 भी 6 बार आया और 4 भी 6 बार आया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4 into 6, that is 60। तो इन सब का टोटल जो रहेगा वो 60 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से दूसरी बात सुनना।
अगर 10 प्लेस वाले डिजिट्स की बात करूंगा तो उन सबका भी सम 60 होगा, लेकिन वो 10th प्लेस पे है तो टोटल सम विल बी 600, 60 into 10, ठीक है। 100 प्लेस वाले का 60 into 100 एंड 1000 प्लेस वाले का 60 into 1000 रहेगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं सम ऑफ डिजिट्स एट 10th place, it will be considered as what? It will be considered as 60 into 10, 600. अगर मैं आपसे बात करूं sum of digits at 100th place, it is 60 into 100, 6000. अगर मैं आपसे बात करूं sum of digits at 1000 place, it is 60 into 1000, it is 60,000. अब इसने टोटल सम की बात की थी, इसने टोटल सम की बात की थी, तो टोटल सम मेरे पास क्या बनेगा? इफ यू सी व्हाट आई गेट टोटल सम एज 60,000 प्लस 6,000 प्लस 600 प्लस 60, तो बन जाएगा 6660. दिस शुड बी द आंसर फॉर अस। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि एवरी डिजिट विल कम एट एवरी प्लेस फॉर दिस मेनी टाइम्स। दिस वाज द मेन थिंग जिससे हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है जी। करिए जी नोट, फिर मैं आगे बात करता हूं। नाउ हमारे पास क्या है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 5 6 7 8 9 इफ द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो क्या करेंगे? हमारे को 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, सिंपल सी बात है। यानी हमने 100 टेंस और वंस प्लेस को फिलअप करना है, क्योंकि इसने बोला है 100 और 1000 के बीच में चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 100 और 1000 के बीच में हम लोग यहाँ पे देयर विल बी 5 चॉइसेस, बिकॉज हम 5 6 7 8 9 में से कुछ भी लगा सकते हैं। देन देयर आर 4 चॉइसेस और टोटल विल बी 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3। और यहाँ पे क्या यूज हुआ? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो 60 इज द आंसर फॉर अस। दिस वाज। नेक्स्ट बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 so that can be formed using the digits 1 5 0 6 7। आप सबको ये पता है कि कोई भी नंबर 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, ठीक है। अब इसने एक और बात कही, इसने बोला विदाउट रेपिटेशन। क्या बोला? विदाउट रेपिटेशन। इसका मतलब कि भाई एक बात तो पहले पता चल गई कि अगर हमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो 1000 100 टेंस और वंस प्लेस को फिलअप करना है हमें। और जब ये हमें बोल रहा है, जब ये हमें बोल रहा है कि क्या करना है आपको, आपको 4 डिजिट नंबर में जो कि 10 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी द वन चॉइस विल बी हियर, दैट वन चॉइस हियर विल बी 0। वो वन चॉइस कौन सी है? 0 है। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बाकी के 4 डिजिट्स को आप किस तरह से करेंगे? 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। अगेन आंसर विल बी 60। Oh sorry, answer will be 24. 4 cross 3 cross 2 is 24, ठीक है जी। So this will be थर्ड केस में हमें बोलता है a 5 digit number divisible by 3 using 0 1 2 3 4। तो इसको करने के लिए हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि अगर सम टोटल ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन होल ऑफ द नंबर इज, ठीक है ना। तो हमारे पास सम टोटल मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब इसने एक और चीज किया, इसने एक और चीज हमें बोली कि भाई यहां पे
हम लोगों को फिर से क्या है, विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन ही हमें करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सम टोटल क्या होगा, सम टोटल होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, दैट इज इक्वल्स टू 10, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो हम इन नंबर्स के किसी भी अरेंजमेंट को कैसे भी ले लें, नो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, तो आंसर विल बी 0 और आंसर विल बी देयर इज नो नंबर, ठीक है, फाइन। नो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में हमारे पास फिर से बात सिंपल सी इसने क्या हमें बोली, इसने हमें बोली कि what is the number of 4-digit decimal numbers less than 1 in which digit is not repeated। अगर हम digit is not repeated है तो हमें क्या करना है, हमें 4 जगहों को फिलअप करना है, 1 2 3 एंड 4, इन 4 जगहों को फिलअप करना है। डिजिट्स हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब हम 0 से 9 तक वाले डिजिट्स लेंगे, we'll take digits from 0 to 9। अब 0 से 9 तक वाले डिजिट्स लेके अगर चलते हैं तो एक बात पक्का है, क्या बात पक्का है, कि we cannot place 0 here, यहां पे हम 0 प्लेस नहीं कर सकते, इस जगह पे ये 0 प्लेस नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये 0 प्लेस करता हूं तो आपको पता है 0.430 इज 0.43, वो तो 2 डिजिट डेसिमल नंबर हो गया, या 0.4380 इज 3 डिजिट डेसिमल नंबर, so 0 cannot be placed here। how many choices are here, 9। उसके बाद आप फ्री हैं जी, उसके बाद आप कुछ भी कैसे भी डाल सकते हैं। अब बात इसने भी क्या बोली, डिजिट इज नॉट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास कितनी चॉइसेस बन जाती हैं, 8, लेकिन अब यहां 0 यूज हो सकता है, 9 8 एंड 7, सो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, या टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर इज 7 क्रॉस 8 क्रॉस 9 क्रॉस 9, it is 56 into 81, 6 8 5 6 sorry 5 and 48, 53 8 5 40 and 4 5 3 6, this is the answer for us। तो ये हमारा आंसर इस केस में रहेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन जैसे हमारी बात हुई थी कि कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी डू सिलेक्शंस। अब परमुटेशन में तो हमारे पास डिफरेंट केसेस थे, बट कॉम्बिनेशन में हमारी एक ही नोटेशन यूज होती है, दैट इज एनसीआर, विच इज n factorial upon r factorial into n minus r factorial। अगर आप इसको ऐसे देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon r factorial into n factorial upon n minus r factorial, और सेम चीज कैन बी रिटन एज 1 upon r factorial into npr, ठीक है। फिर हमने बोला था कि NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCN माइनस R। फिर हमने बोली थी कुछ रिजल्ट्स हम लोगों ने लिखे थे, इफ NCX is equals to NCY, then we can say that X plus Y is equals to N। ठीक है। फिर दो बड़े इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स थे जो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम से इंपोर्ट किए हैं, दैट इज NC0 plus NC1 plus NC2 plus dash 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 plus NCN is equals to 2 raised to power n, and
NC1 plus NC2 plus NC3 plus dash 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 plus NCN is 2 raised to power n minus 1. ठीक, फिर हमारी बात हुई थी नंबर ऑफ हैंडशेक्स की. दैट इज NC2. नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज की, नंबर ऑफ हैंडशेक्स among n number of people. Number of gift exchange is among n number of persons ये हमने पढ़ा था कि ये 2 times NC2 होता है. फिर if n number of points are used, no 3 of which are collinear, तो number of triangle is NC3. Sorry, NC3, yes. और number of lines कितनी बन रही थी? NC2. तो number of lines, number of triangles were NC3 and number of lines formed can be formed with NC2. Then अगर हमारे पास हमने पढ़ा था if n number of points are used, out of which k number of points are collinear. तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी? नंबर ऑफ लाइंस इज NC2 minus KC2 plus 1 and number of triangle is NC3 minus KC3. ठीक है. तो यहां पे हमारे पास इस तरह से चीजें, इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे. चलिए देखिए, हमारे पास दिया गया है. द फर्स्ट वन इज आउट ऑफ 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन n पॉइंट्स आर कोलिनियर. कितने नहीं पता, लेकिन इसने हमें क्या दिया है? कहता है 445 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी हमें ये बताना है कि कितने पॉइंट्स कोलिनियर है. पहले जनरली ये पूछता था कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, बट इस बार इसने ट्राइंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 15 पॉइंट्स हैं तो टोटल बनने चाहिए थे 15C3. ठीक, माइनस ट्राइंगल्स
कैन नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज वो कोलिनियर थे। कितने पॉइंट्स कोलिनियर थे? एन नंबर ऑफ पॉइंट्स वर कोलिनियर। तो कितने ट्रायंगल्स नहीं बन पाए? NC3 ट्रायंगल्स नहीं बन पाए, और इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया 445। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 माइनस NC3 इज इक्वल्स टू 445। जो कटता है उसको काट देते हैं, 3 5 जा 2 7 जा 13 7 जा 91, 91 into 5 is 455 minus NC3 is 445, 10 is equals to NC3। और NC3 क्या होता है? ध्यान से देखना, ये है n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 into 2 into 1। अब मेरे पास एक तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 10 into 6 is equals to n into n minus 1 into n minus 2। इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? यानी n क्यूब माइनस वट एवर इट इज, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, राइट? या फिर मैं इसको स्मार्ट वर्क करूं, या तो मैं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करूं और आंसर निकालूं, जो कि एक लेंथियर प्रोसेस है, जो हमें नहीं करना है। हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेके चलेंगे? हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं ना यार। ये है हमारे पास 5 इंटू 2 3 इंटू 2, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तीन जो हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, n n माइनस 1 और n माइनस 2। मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने की कोशिश करूंगा, तो कोशिश मेरी कामयाब होती है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यार ये 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 है, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। और ये बड़ा नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बड़ा नंबर है राइट हैंड साइड में। तो दिस इंप्लाइज दैट n is equals to 5। तो this will be the answer for us। तो n is equals to 5 will be considered as the answer for me, right? तो ये n is equals to 5 is the answer। So how many points were collinear in this case? n is equals to 5। The main important thing, you have killed the question, and main important thing was कि हमने इसको कैसे हैंडल करना था। तो ये हमने हमेशा ऐसे ही हैंडल करना है ताकि हमारा टाइम बच जाए, हमें टाइम की ज्यादा जरूरत ना पड़े इसको काम करने के लिए, ठीक है? तो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है नंबर ऑफ 8 लेटर्स, 8 लेटर वर्ड starting and ending with consonants which can be made by the letters of the word equation। okay, अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चीजें यूज होंगी इसमें। देखें, द वर्ड इज इक्वेशन, द वर्ड इज इक्वेशन, ठीक? हमें 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, मतलब हमने 8 जगहें भरनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें 8 जगहें भरनी है। रिस्ट्रिक्शन है कि इस जगह पे भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए और इस जगह पे भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए। इसने बोला, कहता है विच स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स, बीच में जो मर्जी है वो हमें कोई लेना देना नहीं है, बट शुरू और एंड हमेशा कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। अगर शुरू और एंड कॉन्सोनेंट से होना चाहिए तो बेटा यहां पे क्या आएगा, हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं कितने? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज 3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन 3 कॉन्सोनेंट्स में से कोई 2 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले 3 लोगों में से कोई 2 लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना? तो ध्यान से देखेंगे, हम इसको कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज 3C2। अब मैंने कोई भी तीन कॉन्सोनेंट्स ले लिए, Q, ये T और ये N, इनमें से कोई दो ले लिए। अब इन दो लोगों को यहां पे रखना है। इन हाउ मेनी वेज दीज टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड? दीज टू कॉन्सोनेंट्स, पहले तो सिलेक्ट किए तीन में से दो, और फिर वो दो कॉन्सोनेंट्स को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं। कितने फैक्टोरियल वेज में? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो इट विल बी दीज कॉन्सोनेंट्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वहां पे नहीं आपने लिखना। These consonants can be arranged in 2 factorial ways। ठीक है, अब जब हमने इन दो लोगों को कर दिया तो ये बाकी के जो 6 लोग हैं they can be arranged in 6 factorial ways। Then rest of 6 letters can be arranged in 6 factorial ways। So therefore number of ways is 6। पहले तो हमारे पास क्या आएगा, तीन में से दो कॉन्सोनेंट्स लिए गए, उनको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया गया इनटू 6 फैक्टोरियल। तो बाकी के लेटर्स को हमने 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया। पहले कॉन्सोनेंट्स को, ठीक है, चूज किया गया, उनको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया गया, और फिर बाकी के 6 लेटर्स जो बच गए उनको हमने 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया। सो दिस शुड गिव यू द आंसर, that is 3C2 is 3 into 2 into 720। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 दूनी 12, तो 4320 is the answer। तो my answer should be 4320 in this case। ठीक है, तो this is how we can use both permutation and combination for some questions। चलिए, this question is also killed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और जनरली ये बोलता है 16 people are to be arranged along two sides of a long table। एक बहुत लंबा सा टेबल है, उसकी दोनों साइड्स के ऊपर 16 लोगों को बिठाया जा सकता है। ठीक है, 8 चेयर्स ऑन ईच साइड, तो इसमें 8-8 चेयर्स हैं दोनों साइड पे। बोलता है 4 particular person wishes to sit on one side and 2 particular person wishes to sit on another side। तो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से हो सकता है ये कि भाई ये साइड ए है, ये साइड बी है, और 4 पर्टिकुलर पर्सन एक साइड पे बैठना चाहते हैं, और 2 पर्टिकुलर पर्सन एक साइड पे बैठना चाहते हैं। जिद्दी लोग हैं, कहते हैं जी हमने बैठना ही एक साइड पे, हमने इकट्ठे नहीं बैठना। ये 4 लोग जो इधर बैठना चाहते हैं और ये जो 2 लोग इधर बैठना चाहते हैं, इनकी आपस में ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, तो ये दे डोंट वांट टू सिट ऑन द सेम साइड, दे वांट टू सिट ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, अलग अलग साइड पे बैठना चाहते हैं। अभी है क्या यहाँ पे, हम लोग जब भी इस तरह के ना, ये दे आर ट्रबल क्रिएटर, ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं, तो हम पहले इन्हीं को ही देखते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जो 8 लोग हैं, 16 लोग हैं, इनमें से हम 8 लोग में से 4 लोग पहले यहां बिठाते हैं। ठीक है, फिर 8 लोगों में से 2 लोगों को यहां बिठाते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकी के सभी लोगों को बिठाते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि भाई साइड 1 पे अगर हम बात करें, तो साइड 1 पे हमारे पास 8 में से पहले वो 4 लोगों को हम बिठाएंगे, राइट। अब ये जो 4 लोग हैं, ये आपस में जैसे मर्जी अरेंज हो जाएं, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक, इसी तरह से जब ये 4 लोगों को हमने यहाँ पे बिठा दिया और अरेंज कर दिया, फिर हमने यहां से 2 लोगों को लिया, और इन 2 लोगों में से वही 2 पर्टिकुलर लोग आपस में किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं, वो उनकी आपस की मर्जी है। ठीक, अब हुआ क्या, अगर हम देखें साइड 1 पे
या साइड ए पे कुछ भी मान लें, पहले हमने 8 लोगों में से उन 4 लोगों को सिलेक्ट किया जो कहते हैं कि हमने बैठना ही इसी साइड है, और उनको हमने कहा जी आप अरेंज हो जाओ पहले आप आपस में, जैसे अरेंज हो ना, आपकी मर्जी है। फिर हमने कहा साइड 2 में 8 में से 2 लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम थी उनको सिलेक्ट किया गया और उनको बोला गया आप जैसे मर्जी अरेंज हो जाइए। ठीक, तो अब बाकी के बचे कितने लोग? 16 लोगों में से हमने 4 लोगों को इधर अरेंज कर दिया, 2 लोगों को इधर अरेंज कर दिया, बाकी के कितने लोग बच गए? 10 लोग बच गए। 16 में से 6 को बिठा दिया, बाकी के 10 लोग तो बेचारे शरीफ थे, वो कहते जैसे मर्जी बिठा दो, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज। तो दिस विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज। तो पहले हमने 8 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर उनको बिठाया, यानी उनका अरेंजमेंट किया। पहले सिलेक्शन की, कॉम्बिनेशन, फिर अरेंजमेंट किया, फिर सिलेक्शन की, फिर अरेंजमेंट किया, और फिर जो बाकी बच गए उन सबको हम लोगों ने अरेंज कर दिया। तो ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गए। ठीक है जी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग आंसर। तो नॉर्मली आपको जो ऑप्शंस दी जाएंगी वो इसी शेप में ही दी जाएंगी, तो इसके लिए आपको इतना लंबा आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको मेजर इंपॉर्टेंट थिंग वाज लॉजिक। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। So with this we are at the end of this permutation and combination. This was permutation and combination in one go. So just keep on doing the practice. More you practice, more efficient you will be. So keep it here. हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम एक नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।